नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। चर्चा का विषय है ईडी। और ईडी के विषय में हम सब जान रहे हैं किस प्रकार से ईडी को जितनी शक्तियां केंद्र की सरकार ने पिछले 5-6 वर्ष में दी, वो शक्तियां अपने आप में कुछ कहती हैं, कुछ किस्सा कहती हैं, कुछ कहानी कहती हैं। और ये सवाल कोई आज का सवाल नहीं है। ये सवाल हमारे देश में लंबे समय से था। आप समझ लीजिए कि जब राजीव गांधी का बोफोर्स घोटाला आया था, जब उसके बाद लालू प्रसाद का चारा घोटाला आया था, जब उसके बाद कई सारे घोटाले आए, खास तौर से यूपीए के सरकार के समय पर 2004 से लेकर 2014 तक घोटालों की भरमार लग गई थी। फिर उसके बाद केजरीवाल, जो कि कांग्रेस का नया वर्जन थे, या मैं कहूं कांग्रेस से भी 4 कदम आगे थे, केजरीवाल का लेटेस्ट वर्जन आया। कांग्रेस तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती थी, उसमें घोटाले करती थी, लेकिन केजरीवाल ने जो घोटाले किए, उन घोटालों में केजरीवाल ने सबकी पराकाष्ठा तोड़ दी। जल में घोटाला, बिजली में घोटाला, दवाओं में घोटाला, किताबों में घोटाला, स्कूलों में घोटाला, वक्फ बोर्ड में घोटाला, पॉलिसी बनाने में घोटाला, शराब में घोटाला। मतलब कहने का ये है कि मोहल्ला क्लिनिक से लेकर जो दावे किए गए, मुख्यमंत्री सीवर सफाई योजना तक, उन सभी में गड़बड़ मिली। ईडी ने काम करना शुरू किया। केजरीवाल पहले बड़े शिकार हुए। और ईडी ने काम करना शुरू किया तो जो शिकायत हमेशा से थी कि पॉलिटिशियंस को अंदर कौन भेजेगा। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे, और जब वो प्रचार कर रहे थे तो वो लगातार कहते थे भ्रष्टाचारियों को अंदर भेजना ही मेरा काम है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे पहले जो काम हमारे देश में हुए, उन कामों में थंब इम्प्रेशन, पंचिंग, आईएएस ऑफिसर्स का सही समय पर आना, सवेरे सवेरे उनकी क्लास लगना, योगा करते समय मोदी जी का उनसे प्रश्न पूछना, योजनाओं के विषय में डायरेक्ट इंटरेक्शन होना, नए आईएएस अधिकारियों की भर्ती में ज्वाइनिंग से पहले मोदी जी के साथ वार्ता होना, आईआईपीए में उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होना, ये सब प्रक्रियाएं शुरू हुई। मिशन कर्मयोगी होना कि अगर आईएएस क्वालिफिकेशन है किसी भी पद पर सेक्रेटरी रखने के लिए, तो अब हम सेक्रेटरी आईएएस के अलावा दूसरे भी रख सकते हैं। मिशन कर्मयोगी में एग्जाम करवाकर विभिन्न परीक्षाओं से भर्ती होने वाले लोग भी सीधे केंद्र में काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेक विषय, जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर और बाकी चीजें भी शामिल हैं। केजरीवाल तो टारगेट हुए ही हुए, लेकिन केजरीवाल की प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हुआ, चाहे वो जल घोटाले में प्रॉपर्टी जब्त होनी शुरू हुई हो, या फिर आम आदमी पार्टी का करप्शन के पैसे से गुजरात में चुनाव लड़ना। हालांकि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के विकेट गिरना शुरू हो गए हैं। राजकुमार आनंद, जो कि अकेला दलित चेहरा मंत्रिपरिषद में था दिल्ली की सरकार में, राजकुमार आनंद जिन्होंने 7 करोड़ रुपए का उनका ईडी का छापा उनके ऊपर था, एक्साइज ड्यूटी को गबन करने का। राजकुमार आनंद लगातार कह रहे थे कि वो पीछे हटेंगे नहीं। वो ये कह रहे थे कि केजरीवाल के वो साथ हैं, लेकिन कल जब केजरीवाल के मामले में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बयान दिया, एक पीसी की। और हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को पीसी करने का बड़ा शौक है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा शौक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल सही हैं, इसलिए डटकर उनके साथ खड़ा था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जिस प्रकार से मामला खुला और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सच्चाई गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से केजरीवाल को लेकर टिप्पणियां की, लिखित ऑर्डर में बातें कहीं, जिससे दिल्ली हाई कोर्ट भी प्रेमे फसाए सेटिस्फाई है कि अरविंद केजरीवाल इनमें शामिल हैं, घोटालों में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कल दिल्ली के कोर्ट में एक एप्लीकेशन करते हुए मांग की कि हफ्ते हफ्ते में 5 दिन उनको
पुलिस के वो अपने वकील से मिलने दिया जाए। ग्राउंड क्या बताया? वो ग्राउंड खुद में बता रहा है जो राजकुमार आनंद के लिए बड़ा संकट में था। वो ग्राउंड था कि उनके खिलाफ लगभग 35 मुकदमे हैं, भ्रष्टाचार के 35 मुकदमे। आप सोचो, भ्रष्टाचार या फिर डिफेमेशन, किसी को बदनाम करना, किसी के विषय में गलत कहना, दूसरों के ऊपर गलत लांछन लगाना और खुद भ्रष्टाचार करना। इस तरह के 35 मुकदमों के विषय में उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि उनके खिलाफ 35 मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए उनको वकील से हफ्ते हफ्ते में कम से कम 5 दिन मिलने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन राजकुमार आनंद को ये बात जब डिस्क्लोज हुई तो वो समझ चुके थे कि अरविंद केजरीवाल जिनके विषय में वो लगातार लड़ने के लिए तैयार हैं, वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में उनका सरकार के साथ रहना या सरकार चलाना लगभग असंभव है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, वो अभिनय बदल गए, बहुत सारी चीज़ें बदल गए, इसलिए वो अब मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देते हैं और अब वो इस राजनीति से तंग आ चुके हैं। ठीक है, जो चल रहा था, विकेट गिरने शुरू हुए हैं, अब धीरे-धीरे गिरेंगे। लेकिन उधर दूसरी खबर कांग्रेस की तरफ से आई। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जेल जाने वाले हैं। ईडी ने 752 करोड़ 752 करोड़ रुपए के एसेट्स, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि धन शोधन शोधन मामलों में 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। उनके ऊपर 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स का मिसयूज करने का आरोप है। और आरोप भी कैसा है? ऐसा लगता है कि गांधी परिवार सब मामलों में खुद में ही बॉस है, बाकी कोई कुछ है नहीं। हुआ क्या, ये 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब नवंबर 2023 में प्रोविजनली अटैच की गई थी, उसको परमानेंटली अटैच आज कर लिया गया है। हुआ बड़ा खतरनाक है। वो प्रॉपर्टी एजेएल और यंग इंडिया की है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया मामला या नेशनल हेराल्ड मामले के नाम से लोग जानते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला बड़ा खतरनाक है। 1938 की बात है, यानी कि आज़ादी से काफ़ी पहले की। और आज़ादी से पहले जो देश के लिए काम करने वाले लोग थे, जो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने 1938 में एक 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 एजेंसी, एक कंपनी बनाई और दूसरा उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकालने की ठानी। नेशनल हेराल्ड केस था वो। नेशनल हेराल्ड के नाम से न्यूज़पेपर निकाला जाए। नेशनल हेराल्ड का न्यूज़पेपर निकालने के लिए जो पब्लिशिंग हाउस खोला गया, उसको एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कहा गया। ये उस समय आंदोलन करने वाले लोगों ने खोला। अब इसकी लीडरशिप किसी न किसी के पास होगी, तो देश भर ने पैसा इकट्ठा किया होगा और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को उन फ्रीडम फाइटर्स ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने उसकी कमान दे दी। उनको लगा कि नेहरू जी एक उचित व्यक्ति हैं और वो इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें नेशनल हेराल्ड का मामला आता था। नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति बनी और इस संपत्ति का मामला ये रहा कि ये नेशनल हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर 2008 में, जब कांग्रेस फुल फ्लैश सत्ता में थी और 2014 के 2009 का चुनाव की तरफ बढ़ रही थी, यानी कि 2004 में सत्ता में आई, तो 2008 में इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया। इस न्यूज़पेपर ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया। 90 करोड़ के लोन को ये कंपनी भर नहीं पाई। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की इक्विटी थी। आप सोचो, 38 और 38% की इक्विटी, यानी कि अप्रॉक्स 76-77% इसमें इक्विटी 2000 करोड़ के एसेट्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो गई। अब 2000 करोड़ की संपत्ति, उसका मिसयूज,
उस संपत्ति को 90 करोड़ में ट्रांसफर करना, उसके बाद यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन होना, फिर यंग इंडिया को वो ट्रांसफर करना और यंग इंडिया को एजेएल द्वारा एक्वायर कर लेना 2010 में। यंग इंडिया जो जिसमें मैंने कहा कि कंपनी की ओनरशिप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। बनाई किसने थी? बनाई थी 1938 में स्वतंत्रता आंदोलन वालों ने। कस्टोडियन बनाया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड निकाला। नेशनल हेराल्ड के लिए एजेएल नाम की एक कंपनी बनाई गई। एजेएल कंपनी को के 2000 करोड़ के एसेट्स थे जिनके गलत इस्तेमाल किए गए। उनको 90 करोड़ रुपया उसको लोन लेना पड़ा। लोन कांग्रेस से लिया गया। यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया ने एजेएल को एक्वायर कर लिया और यंग इंडिया में 38% की इक्विटी सोनिया और राहुल गांधी की हुई। इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो ईडी ने पाया कि ये जो मामला है इसमें बहुत बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में 2012 में एक कंप्लेंट की थी और उस मामले से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। मालूम पड़ा कि नहीं, ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी की पूरी काली है। ऐसी परिस्थिति में जब सोनिया गांधी को सम्मन हुए, राहुल गांधी को सम्मन हुए, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो ईडी ने ये पाया कि वाकई में ये संपत्ति का मिसयूज किया जा रहा है, जिसमें कि 752 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रोविजनली और बाद में उसको फाइनली अटैच कर लिया गया है। आज वो कंफर्म हो गया कि 752 करोड़ की संपत्ति अब भारत सरकार के कब्जे में है और वो एक्वायर कर ली गई है। इनके पिताजी की संपत्ति नहीं थी, इनको कस्टोडियन बनाया गया था। कस्टोडियन होने के नाते इसमें बहुत सारे घोटाले हुए और कंपनी 90 करोड़ रुपए में खत्म हो गई, जिसका कि एसेट्स 2000 करोड़ रुपए के हैं। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल तो छोटे खिलाड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल की खास बात ये थी कि वो छोटे विषय उनके पास थे, छोटे ही विषयों में करप्शन करते थे। ये उस समय एनडीए जो यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रकार थे, बहुत सारे घोटाले थे। इस घोटाले में सरकार के रहते हुए तमाम सारी वो कंपनियां जो कांग्रेस की कस्टडी में स्वतंत्रता सेनानियों ने दी थी, उनको भी अपने पिताजी की संपत्ति घोषित कर लिया गया और उस संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लिया। इसमें प्रॉपर्टी अटैच होने के साथ, प्रॉपर्टी अटैच होना और उसका कन्फर्म होना, देखो प्रॉपर्टी अटैच होना तो प्रोविजनली अटैच कर ली जाती है कि भाई इसको अभी फिलहाल अटैच कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रोविजनली अटैच करने के बाद उसको परमानेंटली अटैच करना, ये बात बता रहा है कि सोनिया और राहुल पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी के अगले टारगेट हैं और ईडी के अगले टारगेट होने के नाते उनकी गिरफ्तारी के ऊपर अब बादल, उनकी गिरफ्तारी के लिए बादल मंडराने लगे हैं और ये संभव है कि इनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये मामला और खतरनाक है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उन इन्वेस्टिगेशन में भी प्रोग्रेस आगे आती जा रही है और इनकी गिरफ्तारी संभव है। अरविंद केजरीवाल तो लेटेस्ट वर्जन है, छोटे छोटे मामलों में उन्होंने वो किया, लेकिन जो बड़े शिकारी हैं, जो इनके सरगना हैं, जिनसे अरविंद केजरीवाल ने सीखा है, संभव यह है कि अपने बच्चों की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई होगी तो उस समय कांग्रेस के कुछ गुण धारण कर लिए और कांग्रेस के ये गुण धारण करने के बाद एक पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को घोषित करने वाले व्यक्ति ने उस पर बड़े काम करने शुरू कर दिए और हर वो विषय जिसमें पैसा बचाया जा सकता था उसको पब्लिकली करना शुरू कर दिया। परिणाम आज हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, सत्येंद्र जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठापटक मची हुई है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल पा रही है क्योंकि ईडी के पास सबूत बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में विश्वास नहीं करती, वो उसके ऊपर इनकम टैक्स का भी चक्कर है और इधर अरविंद केजरीवाल जो सरकार के कामों का ऑडिट करना भी पसंद नहीं करते, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा चक्कर है
28,500 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेबिलिटी होने का, सभी डिपार्टमेंट्स में गड़बड़ होने का, फंड इधर से उधर अपनी मर्जी से शीश महल में लगाने का, किसी मद में फंड आया हो उसको किसी मद में इस्तेमाल करना और फिर उसका ऑडिट भी न करवाना, बजट एस्टीमेट में पैसा निकालना और फिर उसका एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा डिफरेंस आना, पैसा कहाँ गया, किस मद में खर्च हुआ, किस संस्था को गया, इसके लिए ऑडिट न करवाना, ये सब अपने आप में बता रहा है कि भारतवर्ष को लूटने वाले लोग अब मोदी जी के रहते हुए ऐसा नहीं कर पाएंगे। आगे क्या होगा वो आगे का पता लगेगा। 752 करोड़ की संपत्ति सीज होने के बाद ये निश्चित है कि अब गिरफ्तारी का नंबर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। सोनिया राहुल के अलावा और जो भी इसमें शामिल होगा वो सभी अब अगला टारगेट होंगे। मोदी जी की थर्ड टर्म सरकार होने के बाद भ्रष्टाचार मूल से खत्म होना, जड़ मूल उसका खत्म होना, इस पर प्रहार होने वाला है, क्योंकि तीसरी बार मोदी जी के बैठने के बाद ये सुनिश्चित होगा कि वाकई में वो खुलकर कैसे खेलते हैं और इस पर जड़ पर वार कैसे करते हैं जो भारत की मूल समस्याएं हैं। अभी एनडीए वन, फिर एनडीए टू में उन्होंने खेलना शुरू किया था सही से, लेकिन एनडीए थ्री में जो उनके पास शक्ति आएगी और जो हौसला होगा वो भारत का भविष्य तय करेगा। वाकई में आगे क्या होने वाला है, वाकई में आगे कैसे होने वाला है, देश की दिशा क्या होगी, देश की दशा क्या होगी और देश को सुचारू रूप से कैसे बढ़ाया जाएगा, ये सारे उत्तर अब मिलने वाले हैं एनडीए थ्री में। इसलिए अब इनकी माँ सबकी कब तक खैर मनाएगी ये तो भविष्य तय करेगा, ये हमारा और आपका वोट तय करेगा और हमारा और आपका वोट अब भारत का भविष्य कैसे बढ़े, कैसे सजे, कैसे संवरे, इसकी भूमिका तय करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।